मुझे लगभग 40-50 लोगों ने मिलके मारा, पेट में 100 घूंसे मारे, मेरी पीठ पे निशान है, मेरे पेट पे 4-5 निशान हैं। वो 25 लोग एकदम से आए, उन्होंने कहा कि आपके पास क्लिप है तो उसको डिलीट करो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कैमरा बंद करो। गृह मंत्री पर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, और वो व्यक्ति मंच पर भाषण दे रहा है, 50 पुलिस वाले हैं और उनके बावजूद भी मैं पीटा जा रहा हूँ, तो मैं किससे उम्मीद करूँ कि वो मुझे बचाएगा। मैं जब एडमिट हुआ तो मुझसे विपक्ष के तमाम नेता मिलने आए, भूपेश बघेल जी आए, पप्पू यादव जी आए, लेकिन जिस पार्टी की रैली में मुझे पीटा गया उस पार्टी का एक भी व्यक्ति मिलने नहीं आया। इसका मतलब वो उसका समर्थन कर रहे थे। पूरे करियर का पहली बार है कि मुझे जस्टिफाई करना पड़ रहा था कि अरे मुझे मत मारो, मैं मुसलमान नहीं हूँ। कि अगर मैं सच में मुसलमान होता और मेरे कार्ड पे राघव त्रिवेदी की जगह एक मुस्लिम नाम होता तो शायद आज हम और आप बात नहीं कर रहे होते, मैं अस्पताल में होता। स्थिति ये हो सकती थी। उस पूरी लॉबी में 50 पुलिस वाले, मैं हर पुलिस वाले से मदद मांग रहा था, मैं उनके हाथ पकड़ रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, मेरी गाड़ी तक छुड़वा दीजिए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है और वो नहीं बचाया उन्होंने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है राघव त्रिवेदी है, जो कि पेशे से पत्रकार है, पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं। और आपने देखा होगा इन पर जो है एक हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, रायबरेली के अंदर हमला हुआ और देश के गृह मंत्री की मौजूदगी में हमला हुआ। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, लगातार जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। तमाम बड़े नेताओं ने उसको लेकर चिंता भी व्यक्त की कि किस तरीके से एक पत्रकार पर हमला हो जाता है गृह मंत्री की मौजूदगी में, जब वो भाषण दे रहे हैं, जब रैली चल रही है। एक पत्रकार जब एक सवाल पूछता है कुछ महिलाओं से, कुछ जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये महिलाएं आई हैं, कैसे आई है, कौन लेकर आया है, या फिर ये खुद जो है चलकर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने के लिए। तो जो हमला हुआ है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। आज रायबरेली में है। राघव जी, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। शुक्रिया। आप कैसे देख रहे हैं, आप जिस रैली को कवर करने के लिए गए थे, पहले थोड़ा पृष्ठभूमि बताइए, क्या क्या हुआ और फिर आपके ऊपर हमला हुआ। वीडियो तो पूरा देश देख चुका है। हम रैली को कवर करने के लिए पहुंचे थे। हमारा 5 से 6 दिन का प्रोग्राम था कि हम अमित शाह की रैली, अमेठी रायबरेली का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। तो हम रैली में पहुंचते हैं लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास, और जहां से पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी जाती है कि अब इससे आगे आप पैदल जाएंगे, वहां से हम पैदल जाते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं झुंड बनाकर बैठी थी अलग अलग समूह में। तो एक दो ग्रुप से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर आई हैं और उनको नहीं पता, प्रधान जी लेकर आए हैं। और मैंने पूछा कि आप अमित शाह को जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम अमित शाह को नहीं जानते। मैंने पूछा फिर क्यों आई हैं, पैसा वैसा मिल रहा है? तो उन्होंने कहा अब देखिए कितना क्या मिले, बात तो हुई है। मैंने कहा कितनी बात हुई है? 100, 200, 300, कुछ तो अमाउंट फिक्स किया गया होगा। उनका 100 रुपये सबको मिलेगा। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछ लिया कि भाई वो पिछले जगह मुझे बता रही थी कि उनको 300 रुपये मिल रहा है, तो कह रही भाई उनको दे रहे होंगे, हमको 100 ही मिल रहा है। तो ये क्लिप थी मेरे पास। फिर मैं रैली के अंदर गया, अमित शाह आए, वो स्पीच दे रहे थे, पूरा कवर किया। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि संकल्प की मुट्ठी बांधिए, जय श्री राम का नारा लगाइए। बहुत सारे भाजपा समर्थकों से भी बात हुई। फिर रैली के सबसे पीछे हिस्से में मैं गया, तो अमित शाह जिस समय बोल रहे थे, लोग जा रहे थे, महिलाएं तो, और पुलिस उन्हें रोक रही थी, निकलने नहीं दे रही थी। तो जो लोग पीछे से जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्यों जा रहे हो भाई, जिसको सुनने आए हो? अब वो आया है, बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सुन लिया, बस ये था कि हम आएंगे और अब हम जा रहे हैं। तो लोग जा रहे थे लगातार। उस बीच मैं अपना साइन आउट कर रहा था। आप साइन आउट देते ना कि ये चीज़ मैंने देखी, तो मैंने बताया कि अमित शाह की रैली है, भाजपा के बड़े नेता हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो आए और भीड़ ना हो। लेकिन भीड़ के अलग अलग हिस्से हैं। कुछ लोग पैदल आए हैं 5-6 किलोमीटर से, कुछ लोगों को बस और गाड़ी मुहैया कराई गई और कुछ लोगों को 100 रुपये भी दिए गए हैं, ऐसा बताया गया। तो इतना सुनने के बाद कुछ लोग आ गए। और एक चीज़ और अरुण, अगर आप भी देखें, अगर आप भाजपा की रैलियों को कवर करेंगे तो वो हर जर्नलिस्ट के पीछे अपना एक आदमी लगा देते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति मेरे साथ लगातार लगा हुआ था। वो देखता है क्या आप पूछ रहे हैं, क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसने तुरंत कहा कि आप झूठ मत करिए, झूठ मत फैलाइए। उस रैली में से कई लोग थे, आप वीडियो भी देख सकते हैं ट्विटर पे, जिन्होंने, मैंने पूछा किससे मिलने आओ, गले में गमछा है, भगवा तिलक लगा हुआ है, किसकी रैली में आए हैं? बोले इन्हीं की रैली में आए। मैं कहा किससे मिलने? बोली सोनिया गांधी से। फिर कह रहा है गलती हो गई, तो अमित शाह से की रैली है। तो लोग उस माइंडसेट के भी थे। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने जम के बुराई की, इधर अमित शाह बोल रहे हैं और वो आदमी रैली के पीछे खड़े होकर बुराई कर रहा है कि ये तो भीख मांगने आए हैं, यहाँ से कांग्रेस की सरकार है। अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन फिर वो 25 लोग एकदम से आए, उन्होंने कहा कि आपके पास क्लिप है अगर। मैंने कहा सर मेरे पास सबूत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको डिलीट करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कैमरा बंद करो। तो कैमरा तो मैं नहीं बंद कर सकता था, आप उसी फील्ड से आप जानते हैं। तो मैंने कहा सर मैं कैमरा नहीं बंद करूँगा और क्लिप आपको मैं दे दूँगा, आप व्हाट्सएप कर दूँगा, आप मेरी फ़ोटो ले लो, आई कार्ड की फ़ोटो ले लो, सब दे दूँगा, लेकिन कैमरा यहाँ पे बंद करके मैं कार्ड निकाल के क्लिप नहीं दूँगा। तो फिर उन लोगों ने मारना शुरू किया। उधर मंच पे अमित शाह भाषण दे रहे थे, रैली के आखिरी में मुझे पीटा जा रहा था। 2-3 मिनट का भाषण उनका बचा था, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे मारते हुए लॉबी में लाए और मुल्ला कहना शुरू किया।
उसके बाद मैंने देखा अरुण माहौल बदल जाता है। आप जब किसी को मुल्ला कह के पीटते हो तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई और रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उस भीड़ में 70-80-90% जो लोग और मार रहे थे, मुझे उनको पता भी नहीं था कि वो मुझे क्यों मार रहे हैं। उनको लग रहा था कि ये मुल्ला है और ये 3 लोग इसे मार रहे हैं तो इसे आप भी मारो। आपकी दाढ़ी देख करके आपको वहाँ पे इसलिए भी मारा गया? कह सकते हैं, दाढ़ी देखे या बाल देखे या क्या देखा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपनी दाढ़ी से खुद को मुसलमान नहीं लगता हूँ। हाँ। या आपको भी लगता हूँ क्या? आपको भी नहीं लगता हूँ। तो माइंडसेट ही कुछ अलग हो सकता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए कि मुस्लिम है। लिंचिंग करने की कोशिश वहाँ पे हुई? लिंचिंग हुई, कोशिश नहीं हुई। मुझे लगभग 40-50 लोगों ने मिल के मारा, पेट में 100 घूंसे मारे, मेरी पीठ पे निशान हैं, मेरे पेट पे 4-5 निशान हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं फ़ोटोज़ दे सकता हूँ लेकिन निशान। उसके बाद मतलब मुझे फिर उस पूरी लॉबी में 50 पुलिस वाले थे। इधर महिलाएं बैठती, इधर पुरुष, बीच में लॉबी होती है, पुलिस रहती है। मैं हर पुलिस वाले से मदद मांग रहा था और उस पूरी लॉबी से वे मारते हुए मुझे उस मंच तक वाले देख रहे थे तमाश में। मैं उनके हाथ पकड़ रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, मेरी गाड़ी तक छुड़वा दीजिए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है और वो नहीं बचाया उन्होंने। फिर वो मुझे उस मंच पे ले गए जहाँ मीडिया खड़ी होती है। अभी 5-6 हज़ार लोग रैली में बचे हुए थे। उस मंच पे मुझे मारा जा रहा था और वो भीड़ जो थी वो चिल्ला रहे थे। वो सब भी देख रहे थे। मैंने एक ANI के जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट की, एक आज तक के जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट की, किसी ने मदद नहीं की। फिर एक कोई सीनियर लीडर मुझको पीछे ले गया मंच के, जहाँ वेटिंग रूम बनाए जाते हैं, उस कमरे में बंद किया और कहा कि आप अपने कैमरामैन को बुला लो, क्लिप दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं कहा कैमरामैन सर अब क्यों आएगा, वो मुझे पिटता हुआ देख चुका है, वो भाग गया है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा है, वो तो नहीं आएगा। और मुझे बहुत इतने घूसे पड़ने के बाद दर्द तो था ही, मैं ये भी कह रहा था कि मुझे जाने दीजिए। तो मुझे सफोकेशन हुई, तो मुझे वॉमिट होने लगी, उल्टी जैसा। तो मुझे AC रूम से बाहर लाए, पानी दिया, वहाँ मैंने पानी पिया, ज़मीन पे बैठा। फिर मैं खड़ा हुआ तो कुछ सिक्योरिटी स्टाफ था, शायद किसी मिनिस्टर का रहा होगा, क्योंकि उनकी ड्रेस कमांडो जैसी थी। तो मैं उनकी तरफ मदद के लिए बढ़ा और मैं वहाँ बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद वो लोग भाग गए। फिर शायद उन्हीं लोगों ने मुझे एम्बुलेंस कराई और हॉस्पिटल भेजा। तो वहाँ पर तो जब आप हॉस्पिटल पहुँचे तभी आपको पता चला? तब या मुझे, रास्ते में आपको नहीं, पता रास्ते चला? में मुझे जब मैं बेहोश था तो मुझे जब उठाया गया, मुझे लेके गए 2 लोग टांग के। लेकिन उस समय तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कौन ले जा रहा है और कहाँ ले जा रहा है। मेरा एक सवाल है, जब आप शुरुआत में जब उन महिलाओं से बातचीत कर रहे थे और उसके बाद जब आपकी पिटाई हुई, जब आपसे पूछा गया कि आपके पास क्लिप है, उसके बीच में कितना समय का गैप था? क्या वो लोग आपको तब तक फॉलो कर रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे? नहीं, उन्होंने ये सुना कि मैं ऐसा साइन आउट दे रहा हूँ और फिर उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास सबूत है, और ये सुनते ही उनको लगा कि ये सबूत है तो डिलीट करवाना चाहिए। उसके बीच में 8 से 10 मिनट का गैप होगा, बहुत ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा गैप नहीं होगा। लेकिन मुझे बुरा ये लगा अरुण की देश का, मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में देश है, गृह मंत्री पर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, और वो व्यक्ति मंच पर भाषण दे रहा है, 50 पुलिस वाले हैं और उनके बावजूद भी मैं पीटा जा रहा हूँ। तो मैं किससे उम्मीद करूँ कि वो मुझे बचाएगा? जब आपको मारा जा रहा था तो आपको लग रहा है कि मंच से उनको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब मंच पे आदमी होता है तो दूर तक दिखाई देता है। आप कई बार देखते हो मोदी जी खुद बोलते हैं कि भाई साहब आप आगे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, आप बैठ जाओ, आप चेयर ले लो। तो पता नहीं मुझे, मतलब दिख रहा था, पुलिस को तो दिख रहा था, पुलिस को दिख रहा था, पुलिस को तो दिख रहा था। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 50 में से 50 पुलिस वाले ही चाहते थे मैं पीटा जाऊँ। कुछ चाहते होंगे मुझे बचाया भी जाए, एक दो लोग बीच में आए, बट कोई मुझे उनसे अलग करके बचाना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहे थे कि एक बार हटा दें तो ये चले जाएंगे, पर वो एक बार हटाते थे और वो भीड़ फिर से उतना ही पावरफुली होके आगे आती थी। गालियाँ दे रहे हैं वो लोग, मार रहे हैं। तो अगर पत्रकार को नहीं बचाएगा, पुलिस पत्रकार को नहीं बचाएगी, गृह मंत्री नहीं बचाएंगे, तो फिर या तो आप और मैं प्रोफेशन छोड़ देंगे या फिर इस डर के साथ काम करेंगे कि हमको कहीं भी पीटा जा सकता है। अभी भी आप रायबरेली में हैं तो डर लग रहा है? डर तो है अरुण। मैं ये अगर कहूँ कि मैं नहीं डर रहा हूँ तो ये एक झूठ होगा, क्योंकि डर स्वाभाविक है, इंसान को लगता है। आपके आसपास अगर छिपकली भी गिर जाए तो आप डरते हैं। तो मुझको तो 50 लोगों ने मिल के मारा है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ अभी रिपोर्ट करने, तो अगर 2-3 लोग एक साथ मेरी तरफ आते हैं तो मुझे एक फ़ियर लगता है। लेकिन ये है कि मेरी स्टोरी है, मैं उसे कंप्लीट करके जाऊँगा, उसे बीच में तो नहीं छोड़ सकता हूँ। और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे संस्थान ने मेरा बहुत साथ दिया है। मॉलिटिक्स ने, मतलब हर उस जगह पर जहाँ एक संस्थान को अपने पत्रकार के साथ खड़ा होना चाहिए, मॉलिटिक्स खड़ा रहा और पूरी बात दमदारी से रखी। प्रेस क्लब हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो। बिल्कुल। घर परिवार से क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला? तब वो वीडियो तो हर किसी के पास तुरंत पहुँच गया। वो रिएक्शन मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि ये पता चलना कि आप पीटे गए हैं अलग बात है, और आपको पीटते हुए वीडियो में देखना अलग बात है। मेरे घर वाले जब वो वीडियो देख रहे थे
तो लगातार कॉल्स आ रहे थे। मैं वही कहूँगा ना अरुण की, अगर कल को ऐसा वीडियो आपके घर में आपकी माँ देखें तो वो आपसे यही कहेंगी कि आप इस प्रोफेशन को छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो सेम बात मेरे घर वालों ने भी कही कि अगर इतना ख़राब है तो छोड़ दो, तुम पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे, पढ़ा सकते हो। लेकिन जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पे नहीं है सर। देश में मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जो पिटा हूँ पत्रकारिता करते हुए, हजारों लोग पिटे होंगे, तो कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने। आपको लग रहा है आज के समय में जब आप किसी महिला से बात कर रहे हैं, किसी रैली में जाकर उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे आए, कहीं अगर कुर्सियाँ खाली हैं, अगर आप उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए या डरना चाहिए उसको बनाने से या बातचीत करने से, अगर वहाँ पर स्थिति अनुकूल नहीं है? उसको लेकर आपको क्या लगेगा? एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगा, मतलब उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जब एडमिट हुआ तो मुझसे विपक्ष के तमाम नेता मिलने आए, भूपेश बघेल जी आए, पप्पू यादव जी आए, लेकिन जिस पार्टी की रैली में मुझे पीटा गया उस पार्टी का एक भी व्यक्ति मिलने नहीं आया। इसका मतलब वो इसका समर्थन कर रहे थे। अगर वो मिलने आते तो उन लोगों के पास ये मैसेज जाता जिन्होंने मुझे पीटा कि उन्होंने गलत कदम उठाया। तो एक तरह से उन्होंने उनकी इस चीज़ का समर्थन किया है, और ये समर्थन दर्दनाक है। एक पार्टी जो सत्ता में होती है वो सिर्फ पार्टी नहीं होती, वो सरकार होती है, और जब सरकार चाह रही हो कि आप पीटे जाएं तो फिर आपको कोई और बचाएगा नहीं। ये संभव है कि मैं कल फिर पीटा जाऊं तो विपक्ष फिर मेरे साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जब मैं पीटा जाऊंगा तो विपक्ष मुझे नहीं बचा सकता, मुझे बचा सरकार ही सकती है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तमाम नेताओं ने ट्वीट किया, मैं कहूँगा कि हर नेता ने, लगभग विपक्ष से हर नेता ने, हर पार्टी ने ट्वीट किया। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की उस तरफ पर ट्वीट भी नहीं आया, मिलने वाली बात तो एक अलग है, तो क्या आप मानते हैं मौन स्वीकृति है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अगर उनके लिए वो स्थिति अनुकूल नहीं है तो उसके साथ यही होना चाहिए? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, आप ही के चैनल के एक पत्रकार है नीरज झा, वो मनोज जो तिवारी है, दिल्ली से सांसद है, उनसे जब वो सवाल करे वो भी कह रहे थे आप इस तरह की बातें मत कीजिए, इस तरह सवाल मत पूछिए, मतलब आप ऐसे सवाल पूछिए जो आपको मनोज तिवारी जी पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा एक बात। मनोज तिवारी जी की भाषा थी कि आप जैसे लोगों को भी संभल के रहना चाहिए। हम जैसे लोग का मतलब क्या है? हम उनसे अलग हैं क्या? जिस देश में वो पैदा हुए हैं उसी देश में हम पैदा हुए हैं। वो भी पहले कलाकार थे, अब राजनेता हैं, हम पत्रकार हैं। उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया क्या? उन्होंने छोड़ दिया क्या राजनीति करना? तो हम क्यों? मनोज तिवारी ऐसा कैसे कह सकते हैं एक पत्रकार से कि आप थोड़ा संभल के रहिए? वो धमकी थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की टोन में है। नहीं मैं कह रहा कि 100 में से 100 में है, लेकिन 100 में से 95 लोग आपको ऐसे मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में जो आपको अपने बाहुबल से दबाने की कोशिश करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, देश का बड़ा हिस्सा जो है मीडिया का, वो जिस तरीके से चाटुकारिता कर रहा है, जिस तरीके से वो रेंग रहा है सत्ता के कदमों में, अगर कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई संस्थान अपना काम ईमानदारी से करना चाहे तो उसके लिए कितना मुश्किल है? मुश्किल इसलिए हो जाता है अरुण क्योंकि टीवी की रीच बहुत है। इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं, और टीवी एक नैरेटिव देता है। टीवी बता चुका है कि एक व्यक्ति भगवान है, टीवी बता चुका है कि एक पार्टी धर्म है, टीवी बता चुका है कि आपको पूजा करनी है, और फिर आप जाके कहते हैं कि नहीं आपको तो संविधान के बारे में सोचना है, आप अपने मुद्दे बताइए। तो टीवी ने स्पेस नहीं छोड़ा है जर्नलिज्म का, और भारत के इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा कि एक दौर ऐसा आया था मीडिया का जब मीडिया ने पीआर एजेंसियों की तरह काम किया और अपनी साख को खोया है इस देश में पत्रकारिता ने। और उस साख को बचाने के लिए कुछ लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ न्यूज़ चैनल हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके पास 1000 करोड़ रुपए नहीं है, तो वो ऐसे ही घूमते हैं रैली में, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, हेलीकॉप्टर जर्नलिज्म नहीं कर पाते हैं, तो वो पीटे भी जाते हैं और वही अच्छी स्टोरी भी निकाल के लाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है अमित शाह जी, क्योंकि वो उस घटना में उस दौरान वहीं पे, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहिए? मैं तो उम्मीद करूंगा कि अमित शाह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता नहीं बल्कि मेरे देश के गृह मंत्री हैं। मैं जिस देश का नागरिक हूं वहाँ के गृह मंत्री हैं, और मैं उनसे एक जिम्मेदार गृह मंत्री होने के नाते अपील करूंगा कि उनको कम से कम इस मसले को देखना चाहिए, क्योंकि वो जब भाषण दे रहे थे मैं तब पीटा जा रहा था, तो उन्हें एक कार्यवाही तो सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि एक संदेश जाए कि पत्रकारों को पीटिए मत। अगर आपको कोई शक है, आपको कोई समस्या है, हो सकती है, संभव है, तो आप उनसे आईडी ले लीजिए, प्रूफ ले लीजिए, उनका रिकॉर्ड ले लीजिए, उनके ऑफिस का पता ले लीजिए, लेकिन पीटने से क्या होगा? एफआईआर दर्ज कराई आपने? एफआईआर दर्ज हुई है, बयान की कॉपी भी दी है मैंने। वो 4 लोग जिन्होंने मुझे पीटा था अरुण, उनको मैंने चिन्हित करके उनकी तस्वीरें भी दी हैं। अब आप देखिए क्या हो सकता है।
तस्वीर देने के बाद भी अगर वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपने जो बात कही कि मुल्ला कहकर मारा गया, तो एक मुस्लिम पत्रकार के लिए जो अपनी आइडेंटिटी अपने साथ लेकर जाता है उसके लिए कितना मुश्किल फील्ड मैंने में इस जाके बात को लिखा भी कि मुझे जब वो लोग मुल्ला कहकर पीट रहे थे तो मेरा पहला फोकस था कि मैं इन्हें अपना कार्ड दिखाऊं कि मैं मुल्ला नहीं हूं। और ये पूरे करियर का पहली बार है कि मुझे जस्टिफाई करना पड़ रहा था कि अरे मुझे मत मारो, मैं मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन वो कार्ड नहीं देखना चाह रहे थे। अब अरुण आप बस इमेजिन करिए कि अगर मैं सच में मुसलमान होता और मेरे कार्ड पे राघव त्रिवेदी की जगह एक मुस्लिम नाम होता तो शायद आज हम और आप बात नहीं कर रहे होते, मैं अस्पताल में होता। स्थिति ये हो सकती थी। और ये कुछ माहौल बन गया है पिछले कुछ सालों में कि अगर आप किसी को ये कह के पीटते हैं कि वो मुसलमान है, ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, तो पीटना आसान हो जाता है और लोग जानना नहीं चाहते उसकी गलती क्या है, उसकी गलती नहीं जानना चाहते। मुस्लिम होना उसके लिए काफ़ी है, ये समस्या है। बिल्कुल। तो अभी आगे क्या प्लान है? अभी स्टोरी कवर करूँगा और अमेठी विज़िट करूँगा। अमेठी में मैंने स्मृति ईरानी जी के गोदलियो गांव पर एक स्टोरी की थी। उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनवाया था 4 साल पहले, जिसमें आज तक बिजली नहीं आई है और उसमें ताला लगा है, जंग लग चुकी है। उसकी फ़र्श आप अपने हाथ से उखाड़ के देख सकते हैं। इतना बेस्ट काम हुआ है वहाँ पर कि 4 साल से बिना बिजली के कूड़ा मैनेज हो रहा है। वो स्टोरी बहुत वायरल हुई और काफ़ी हद तक मुझे लगता है उस स्टोरी का भी इम्पैक्ट था। लोग पहचान रहे थे, लोग उस स्टोरी से पहचान रहे थे। तो मैं फिर जाऊंगा अमेठी और देखता हूं कि 1.5 महीने पहले की गई स्टोरी पर क्या आउटपुट निकला है। क्या सच में उस स्टोरी के बाद भी वहाँ बिजली का कनेक्शन अगर लगा आप है? इस तरह की स्टोरी करने के बाद फिर आपको बीजेपी की रैली में जाने से बचना चाहिए? कितनी बार मारेंगे? मतलब ऐसा तो नहीं है हर बार मारेंगे। 1-2 बार के बाद उन्हें लगेगा कि करने दो काम। दूसरे पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? यही कहूँगा कि यार एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। मतलब आज अगर मैं पीटा गया हूँ तो ऐसा नहीं कल अरुण का नंबर नहीं आएगा, और कल अरुण का है तो परसों किसी और का आएगा। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ राघव त्रिवेदी। इनके साथ जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से इनको मारा गया और जो बीजेपी के लोग, जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने जिस तरीके मारा और पुलिस के लोग वहाँ पर उनके आसपास में खड़े थे, किसी ने सहायता नहीं की। पत्रकार वहाँ पर खड़े हुए थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार थे और जो एजेंसी के पत्रकार थे, ANI के पत्रकार कहा कि जिनसे उन्होंने गुहार लगाई कि मुझे बचा लीजिए, उसके बाद भी किसी ने मदद नहीं की। फिर इनको जो अस्पताल जाना पड़ा और उसके बाद जो है देखेगा कुछ लोग वहाँ पर मदद करने के लिए, इनको जो है इनका साथ देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से लोग पहुँचे, विपक्ष के लोग वहाँ पर पहुँचे। राघव त्रिवेदी जी से हमने पूरी बातचीत की। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।